নমস্কার, খবরের 24-এ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি বাণী। আপনাদের হার্টে কি বাইপাস সার্জারি হয়েছে অথবা করাতে হবে? আপনাদের হার্টের ভালভে কি কোনো সমস্যা রয়েছে, কিংবা আপনারা কি আপনাদের হার্টের ফুটোর সমস্যায় ভুগছেন, অথবা ফুসফুসে কি কোনো সমস্যা রয়েছে, অথবা আপনাদের প্রিয়জন পরিজন কিংবা ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির মধ্যে কি কারো কি এই রকমের সমস্যায় কেউ ভুগছেন? তাহলে কিন্তু আপনারা একদম সঠিক সময় খবরিয়া 24-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, কেননা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শিলিগুড়ি নিউট্রিয়া গেটওয়েলের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর রাজীব ত্রিহান। প্রথমে আমরা স্বাগত জানাবো ডাক্তারবাবুকে। नमस्ते सर, हमारे खबरिया 24 स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, হার্ট ডিজিজ মানে হৃদরোগ কথাটি শুনলে কিন্তু আমাদের মনে হয় যে মানে আমাদের প্রত্যেকের মনে এক ভীতির সঞ্চার ঘটে। আমাদের মনে হয় হৃদরোগ মানেই হার্ট অ্যাটাক অথবা হৃদয়ের রোগ। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। হৃদরোগ হলো একটি বাচ্চা জন্মকাল থেকে কিন্তু হৃদরোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। মানে হৃদরোগ एक्चुअली की प्रथम আমরা ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে এই কথাটি শুনবো। डॉक्टर साहब, पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि जब भी हम सुनते हैं ना, किसी को भी सुनाई पड़ता है कि हार्ट का कोई डिजीज़ है, तो पहले हम लोग अचानक से डर सा लगता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हार्ट डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक या फिर हृदय का कोई दर्द। तो एक्चुअली ये बात अब बताइए कि व्हाट इज़ द हार्ट डिजीज़ एक्चुअली में क्या है? देखिए, हार्ट डिजीज़ एक्चुअली जो टेक्स्ट बुक वर्ड्स में जाए हम लोग, तो हार्ट डिजीज़ को दो भागों में बांटा गया है, एक पीडियाट्रिक और एक अडल्ट। पीडियाट्रिक मैंने कहूँगा जो वो हार्ट डिजीज़ जो बच्चों में होती है, और एडल्ट हार्ट डिजीज़ जो हम जैसे बड़ों में होती है। अच्छा। तो ये दो भागों में इनको बांटा गया है। पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज़ में क्या क्या होता है? देखिए, पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज़ देखिए, ये तो जन्म से ही जो बच्चों में हार्ट डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि बच्चों में कोई हार्ट का होल हो गया। अच्छा। या एक पीडिया करके एक नस होती है जो बचपन में जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो खुली रहती है ताकि बॉडी में सर्कुलेशन रहे बच्चे के, और पैदा होने के बाद जैसे फर्स्ट क्राई होता है बच्चे का तो वो बंद हो जाती है वो नस, जिसको पीडी हम लोग बोलते हैं। बट कभी कभी वो खुली रह जाती है तो वो एक बीमारी है हार्ट। या कभी हार्ट का कोई चैम्बर नहीं बना है, कभी कभी नहीं बन पाता कोई चैम्बर, जैसे 4 खाने होते हैं, कभी कभी यूनिवेंट्रिकुलर हार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, या हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट, तो कोई चैम्बर जो ठीक से नहीं बन पाया हार्ट बच्चे का, वो सब पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज़ में आती हैं। बच्चों का जो पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज़ में जो आता है, जब बच्चों का जो हार्ट में छेद होता है उसका ट्रीटमेंट कैसा क्या होता है एक्चुअली में? देखिए, छेद चाहे बच्चे का हो चाहे वो एडल्ट का हो, ट्रीटमेंट सब वही है कि जो हार्ट है बच्चों में ये रहता है कि कभी हम वेट कर लेते हैं, जैसे कि बच्चे को बहुत छोटा है, 1 महीने का 2 महीने का है, और अगर उसको अगर ASD है, मैं यहाँ बताना चाहूँगी हार्ट के 4 खाने होते हैं, ऊपर वाले 2 खाने होते हैं, नीचे वाले 2 खाने होते हैं। अगर होल कोई ऊपर वाले 2 खाने में है तो हम लोग उस बच्चे में वेट कर सकते हैं अप टू 2 ईयर्स तक कि वो होल अपने आप बंद हो जाए। बट अगर नीचे वाले खाने में अगर चैम्बर में अगर होल होता है तो उसमें अगर बड़ा होल होता है तो उसमें भी अर्जेंट ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है हम लोग। আচ্ছা, আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আমাদের সঙ্গে কিন্তু এই মুহূর্তে রয়েছেন শিলিগুড়ি নিউট্রিয়া গেটওয়েলের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর রাজীব ত্রিহান। আপনারা কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন কিন্তু আমাদের কাছে জানাতে পারবেন। আপনারা জানাতে থাকেন যে হৃদরোগ সংক্রান্ত আপনাদের যা যা প্রশ্ন আছে। আমাদের সঙ্গে কিন্তু রয়েছে এই মুহূর্তে ডক্টর রাজীব ত্রিহান। পরবর্তী প্রশ্নে আসবো যে অ্যাডাল্ট जो डिजीज होता है हार्ट का, वो क्या होता है? जैसे पीडियाट्रिक मैंने आपको बताया जो बच्चों में होता है, एडल्ट डिजीज जो हम जैसे बड़ों में होती है। अब जो बड़ों में जो मेन एडल्ट डिजीज जो वैसे तो बहुत सारी होती है, जो सर मेन जो हमें कॉमनली आती हैं वो आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम बोलते हैं हार्ट की जो ब्लड सर्कुलेशन जो होती है, नसें जो होती है जो ब्लड सप्लाई देती है हार्ट को, उनमें ब्लॉक हो जाना, या वॉल्स जो होते हैं हमारे हार्ट के अंदर वो डैमेज हो जाना। ये 2 मेन है। बाकी भी बीमारियां हैं हार्ट की एडल्ट में जो होती हैं, बट मेन तो कोरोनरी डिजीज और वल्वुलर हार्ट डिजीज। अच्छा, कोरोनरी डिजीज ये क्या होता है? देखिए, हमारा हार्ट जैसे पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है। क्यों भेजता है ब्लड? क्योंकि बाकी सारे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के उनको काम करने के लिए खून चाहिए, तो उसी तरह हार्ट को भी काम करने के लिए खून चाहिए। तो जो हार्ट के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट को सप्लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी कभी कभी ब्लॉक हो जाती हैं। बड़े सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, या कभी कभी जीन्स में रहता है, या वो आदमी जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ये सब कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो उनको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। अच्छा, वो जो वल्वुलर हार्ट डिजीज सिम्टम्स क्या होता है इसका? वल्वुलर हार्ट डिजीज देखिए, वॉल्व की जो डिजीज होती है वल्वुलर हार्ट डिजीज, ये क्या होता है जैसे हमारे वॉल्व डैमेज हो जाते हैं हार्ट के। तो मैं वो सिम्टम्स से पहले मैं बताना चाहूँगी वॉल्व डैमेज होते क्यों हार्ट के।
देखिए बॉल्स के डैमेज होने का जो बच्चों में जो कारण होता है वो होता है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर एक तरह का फीवर होता है जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के थ्रू होता है। जो बच्चों को जो सोर थ्रोट होता है गले में, उसकी वजह से वो फीवर की वजह से हमारी जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं वो क्रॉस रिएक्ट करते हैं हार्ट के बॉल्स के साथ और बॉल डैमेज हो जाता है। तो ये होता है रूमेटिक फीवर। तो ये जो बच्चे और एक होता है एडल्ट में विद एज रिलेटेड वियर एंड टियर जो होता है बॉल में, उसकी वजह से बॉल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वैल्वुलर हार्ट डिजीज। अब जैसे आपने पूछा कि सिम्टम्स का, देखिए वैल्वुलर हार्ट डिजीज के सिम्टम्स वॉल्व जो हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में डिवाइड करते हैं। जनरली माइल्ड और में पेशेंट को कोई सिम्टम फील नहीं होता है कि उसका वॉल्व खराब है, बट जैसे जैसे वो जो ब्लॉकेज है या लीकेज है बढ़ता रहता है तो उसमें क्या होता है कि मरीज को सांस फूलना चालू हो जाता है या दिल की धड़कन महसूस होना या उसका एक्सरसाइज टॉलरेंस जो है वो कम होता जाता है। जैसे पहले बोलता है जैसे मैं दौड़ लेता था या मैं 2 किलोमीटर चल लेता था, अब मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चला जाता, या थकान ज़्यादा हो जाती है या दिल धड़ धड़ मारता है। ये जो सिम्टम्स है ये क्या हार्ट ब्लॉक? नहीं, ये वेल्व डैमेज की वजह से होता है। अच्छा। जब हार्ट के वॉल्व डैमेज हो जाते हैं ये सब चीज़ें महसूस होती है मरीज को, तब समझ में आया जी हाँ वॉल्व की कुछ प्रॉब्लम है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। हाँ। जैसे कि दिल का धड़कन ज़्यादा महसूस होना, सांस फूलना, और रात को भी कभी लेटे लेटे सांस फूल जाती है, मरीज उठ के बैठ जाता है ऐसे, या हाथों पैरों में सूजन आ जाना पूरा, तो ये भी एक साइन हो सकता है हमारे हार्ट वॉल्व डैमेज का। अच्छा, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये क्या होता है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसा बताया मैंने आपको कि जो हार्ट की जो नसें होती हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसमें भी सिम्टम यही होते हैं कि मरीज को चेस्ट पेन फील होता है। अब जैसे पहले 3 किलोमीटर चलने जाता था कोई चेस्ट पेन नहीं होता था, अब आधा किलोमीटर चलने में चेस्ट पेन फील हो जाता है, पसीना आ जाता है, उसको एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो जाना, या कभी कभी ऐसा भी होता है मरीज को पता ही नहीं लगता, जैसे डायबिटिक होते हैं और उनको अटैक आ जाता है। अच्छा। अटैक आ गया, पसीने आ गए, सांस फूल रही है, और या कभी कभी सडन डेथ भी हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के हैं। अच्छा, और कोशिश में यही रही जहाँ भी आप देख रहे हैं अपने डेली रूटीन में आपका अगर चेंज आ गया, आप ग्रेजुअली देखते चेंज आ गया। जैसे आज की बात है, आज मैंने एक पेशेंट देखा, उसके पेशेंट के फादर वो पेशेंट के जो बेटा बोल रहे हैं कि मेरे पापा पहले 3 किलोमीटर चलते थे, फिर 2 किलोमीटर हो गए, फिर 1 किलोमीटर हो गया, अब रूम से बाहर ही निकलते हैं। तो दी मीन्स ही सफरिंग फ्रॉम सम हार्ट डिजीज, क्योंकि वो खुद ही पेशेंट अपना काम को कम कर देता है करना, तो उसमें कंप्लीट इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है। अच्छा, और न्यूटिया गेटवेल का जो एडवांस जो ये है, ये क्या है? नहीं, हम लोग का क्या है कि न्यूटिया गेटवेल हेल्थ केयर सेंटर में क्या है कि हम लोग यहाँ पर कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी दोनों ही एक रूफ के अंदर अवेलेबल है। एक चीज़ उसके भी क्या फ़ायदे मैं आपको आगे बताऊंगा, बट जैसे आपने भी एडवांसेज, रिसेंट एडवांसेज, देखिए जो मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो काफ़ी बाहर से हुई है, तो वो सब की जो ट्रेनिंग की जो रिसेंट एडवांसेज है दैट आई हैव ब्रॉट इनटू द सिलीगुड़ी। वो क्या क्या है, जैसे कि नॉर्मली पहले जो बाईपास सर्जरी होती थी वो बाईपास सर्जरी होती थी ऑन पम्प यानी हार्ट को रोक के बाईपास सर्जरी की जाती थी, लेकिन अब जो ट्रेंड है वो बीटिंग हार्ट सर्जरी का। तो हम लोग न्यूटिया में 99.9% जो सर्जरी है बीटिंग हार्ट में हो रही है, अर्थात कि हार्ट को हम लोग को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है सर्जरी करने से। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। पहले जो कमज़ोर हार्ट को फ़ायदा मिलता है, इसमें और नुकसान नहीं होता। किडनी जिनकी ख़राब है उनमें हेल्पफुल रहता है, या वो भी पेशेंट जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे जो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, ओबीज है, COPD है, उन सब में जल्दी रिकवरी फास्टर होती है। इसमें बीटिंग हार्ट हो गया एक। दूसरी एडवांसमेंट है जैसे कार्डियक सर्जरी में ये आई है कि आजकल हम लोग क्या ये वॉल्स की जो होल है, वॉल्स रिपेयर है या वॉल रिप्लेसमेंट है या हार्ट के होल है, जो पहले जो हम लोग ब्रेस्ट बोन को काटते थे अब आजकल हम लोग साइड से करने लगे हैं ये चीज़। अच्छा, तो ये चीज़ न्यूटिया गेटवेल में भी अवेलेबल है कि हम लोग जो वॉल का रिप्लेसमेंट है वो साइड से करते हैं। बहुत छोटा इंसिजन होता है, वो हार्डली मेरा 2 इंच का इंसिजन होता है, वो उसमें रिप्लेस हो जाता है। वो बहुत ही अच्छा कॉस्मेटिक इंसिजन है, यंग गर्ल्स के लिए अच्छा है वो, और रिकवरी भी फास्ट होती है। अच्छा। पेशेंट हॉस्पिटल स्टे कम होता है, तो डेफिनेटली एक्सपेंस भी कम होता है, ब्लड रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो एक नया रिसेंट एडवांस है। আচ্ছা, আমাদের এক দর্শক ভিউয়ার্স কোশ্চেন করেছে যে আমার মাঝে মাঝে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, কেন এর এমন হয়, এর জন্য কি করতে হবে? एक व्यूअर जो है उन्होंने क्वेश्चन किया कि उस मुझे कभी कभी उसका जो सांस लेने में दर्द होता है, तो ये वो क्या करेंगे? तो वही मैं कह रहा हूँ कि सांस जो देखिए सांस लेने का काम जो है हम लोगों को लगता है कि लंग्स का काम है, ऐसा नहीं है। सांस लेने में हार्ट और लंग दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो अगर जैसे अगर पूछे सांस का है तो उसमें एस्थमा भी हो सकता है या कोई हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार अगर एवेल्यूएशन हम लोग कर लेते हैं तो उससे हम लोग एग्जैक्ट गाइड बता सकते हैं कि ये लंग्स की प्राइमरीली है कि हार्ट की प्रॉब्लम है।
तो एक बार आकर दिखाना मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। আচ্ছা ঠিক ऐसे আছে। जस्ट बताना कोई गोली वो আচ্ছা मुश्किल हो जाएगा। ভিউয়ার্সদের জন্য বলে দিচ্ছি যে ডাক্তারবাবু কিন্তু প্রত্যেক মাসের সেকেন্ড টিউসডে দ্বিতীয় মঙ্গলবার করে কিন্তু এখানে কোচবিহারের বিওএলে কিন্তু আপনারা ডাক্তারবাবুকে পাবেন, আর তার জন্য কিন্তু নাম লেখাতে হবে খবরে 24-এর বিওএলে বিজ্ঞাপনে গিয়ে। ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্ন রাখছি ডাক্তারবাবুর কাছে। डॉक्टर साहब ये एंजियोग्राम ये क्या है? देखिए जैसे हम लोग अभी बात की, आपने जैसे बताया कोरोनरी डिजीज होती है, अब हम लोग को कैसे पता लगेगा किसी को कोरोनरी डिजीज है? जैसे एक तो सिम्टम्स है, बताया कि चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना आता है काम करने में, तो उसको डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम कोरोनरी एंजियोग्राम बोलते हैं। अच्छा। उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है हाथ से एक डाई इंजेक्ट करते हैं, जो डाई उसके हार्ट में जाती है पेशेंट के, और हार्ट से पूरी इमेज आ जाती है कोरोनरी आर्टरीज की, और जहाँ पर भी ब्लॉक होता है वो क्लियरली नजर आ जाता है। तो इट्स वी कैन से कि ये टेस्ट है जिससे डायग्नोसिस होती है कोरोनरी डिजीज की। আচ্ছা, যাদের এনজিওগ্রাম নিয়ে ভীতি কাজ করে তাদের প্রতি আপনাদের কি পরামর্শ রয়েছে? कोई है ना जो पेशेंट जो एंजियोग्राम के लिए डर सा महसूस होता है उसको नहीं, आप क्या एंजियोग्राम देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आजकल तो न्यूटी गेटवेल हेल्थ केयर सेंटर में तो रेडियल एंजियोग्राम है। रेडियल मीन्स आपके हाथ से नस से होता है, और आप मॉर्निंग में आके दोपहर तक आपकी छुट्टी भी हो जाती है, ऐसा करें तो घर जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर साहब, अच्छा ये हार्ट डिजीज़ में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मायने रखता है वो है खान पीन में क्या सिगरेट कोई लोग है, क्वेश्चन क्या है? देखिए जैसे हार्ट में यदि कोरोनरी डिजीज जैसे बात की, जो मेन जो आजकल सब लोगों को, और जिस तरह WHO का प्रेडिक्शन है कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी अ कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज इन वर्ल्ड, तो इतनी ज़्यादा कोरोनरी डिजीज की प्रॉब्लम होने वाली है इंडिया में, ऐसे करें। अच्छा, तो ये क्यों होती है? देखिए इसके दो फैक्टर्स हैं जो टेक्स्ट बुक वाइज डिवाइड किए गए, एक मॉडिफाइबल और एक अनमॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल फैक्टर है जैसे हमारा स्ट्रेस, हमारे दिनचर्या में जो हमारा स्ट्रेस है, टेंशन है, उसकी वजह से होता है, या स्मोकिंग होता है उसकी वजह से चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं, या हाइपरटेंशन है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुए हैं, या हमारी डायबिटीज़ है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मॉडिफाइबल है, यानी अगर हम इसको अगर कंट्रोल करें तो हमारी चांसेस कोरोनरी डिजीज के होने के कम है। और एक अनमॉडिफाइबल है जो जीन्स में है, जैसे कि किसी फैमिली में कोरोनरी डिजीज की प्रॉब्लम है तो वो तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ये सब चीज़ें हम लोग को कंट्रोल करें तो कोरोनरी डिजीज को काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और प्लस एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो आजकल जो दिन हम लोग का जो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, फास्ट फूड की तरफ बढ़ गया है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, तो इसलिए भी कोरोनरी डिजीज ज़्यादा है। अच्छा, तो इन सब प्रिवेंशन हम लोग को करना चाहिए। আচ্ছা, তো যাদের আর কি হার্টের নিয়ে যাদের সমস্যা তাদের কিন্তু একজন কার্ডিওলজিস্ট বা একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কিন্তু ভূমিকা তার জীবনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তো ডাক্তারবাবুর কাছে জিজ্ঞেস করবো যে রেগুলার চেকআপটা কতটা দরকার, কতটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে জীবনে? डॉक्टर साहब ये जो रेगुलरिटी है चेकअप का ये कितना इम्पोर्टेंस है? देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में तो 40 ईयर्स के बाद बोलते हैं, बट इंडियंस में ये पाया गया कि हार्ट डिजीज 10 ईयर्स अर्लियर हो रही है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो 30-35 के बाद वंस इन अ ईयर एक रेगुलर हार्ट चेकअप, मैक्सिमम मीन्स वंस इन अ ईयर वी शुड डू इट अ कंप्लीट हार्ट चेकअप। আচ্ছা, যেসব রোগীর কার্ডিওভ্যাসকুলার বা হার্ট সম্পর্কিত সমস্যা রয়েছে তাদের, তার মানে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে রেগুলার চেকআপটা কিন্তু ভীষণ রকমের গুরুত্বপূর্ণ। ডাক্তারবাবুর কাছে যাব আমরা পরের প্রশ্ন নিয়ে। एंजियोग्रामेर माध्यमे की निर्धारण करा जाए, की क्या क्या होता है? एंजियोग्राम से क्या क्या पता चलता है? एंजियोग्राम से देखिए हम लोग को एंजियोग्राम जो मेनली करते हैं हम लोग कोरोनरी डिजीज को देखने के लिए कि डिजीज उसको है पेशेंट को कि नहीं है। तो अगर तो वो ब्लॉकेज होता है तो कोरोनरी एंजियोग्राम में क्लियरली नजर आएगा। इट्स यू कैन सी द एक्सरे ऑफ हार्ट। अच्छा अच्छा, एक सिंपल लेवल लैंग्वेज में एक एक्सरे हार्ट का, जिसमें दवाई डाल के हम लोग ये देख लेते हैं कि पूरी मैपिंग हो जाती है कोरोनरी आर्टरीज की, और उसमें ब्लॉक नजर आ जाता है हम लोग को कहाँ पर ब्लॉक है, और फिर वो ब्लॉक को देखकर ट्रीटमेंट आगे डिसाइड करते हैं कि उसको मेडिकल मैनेजमेंट ही चलेगा, या उसको स्टेंटिंग की जरूरत है, या उसको बाईपास की जरूरत है। अच्छा। ये उस टेस्ट के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ঠিক আছে, একটু ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে এক্ষুনি ফিরে আসছি, আপনারা কিন্তু সঙ্গে থাকুন। বি ওয়েল, যেখানে রোগীর যত্ন আপনজনদের মতো।
এখানে নিয়মিতভাবে বসেন ফিজিশিয়ান ডক্টর শৈবাল সেনগুপ্ত, ফিজিশিয়ান এবং টিবি ও টেস্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর শুভাশিস চ্যাটার্জি, জেনারেল ল্যাপ্রোস্কোপিক এবং অন্যান্য অ্যান্ড রেক্টাল সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ এম ওয়াসিম রাজা, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর নভলীন চক্রবর্তী, ওরাল ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ অনির্বাণ সরকার এবং ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও গ্যাস্ট্রোএনোলজি বিশেষজ্ঞ ডক্টর ইসার সাহা এবং প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর ভাস্কর জ্যোতিমানি। চিকিৎসকদের জন্য আধুনিক মানের চেম্বার, ন্যায্য মূল্যে ওষুধের দোকান ও খুব শীঘ্র গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক মানের প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব, ডিজিটাল এক্স-রে, আলট্রাসোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি। রোগীর নাম লেখাতেও নেই কোনো ঝঞ্ঝাট। www.খবরিয়া24.com পেজে গিয়ে বিওএল এর বিজ্ঞাপনে ক্লিক করে নাম লেখাতে পারেন অথবা ফোন করুন 7047915767 এই নম্বরে। বিওএল, যেখানে রোগীর যত্ন আপনজনদের মতো। এখানে নিয়মিতভাবে বসেন ফিজিশিয়ান ডক্টর শৈবাল সেনগুপ্ত, ফিজিশিয়ান এবং টিবি ও টেস্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর শুভাশিস চ্যাটার্জি, জেনারেল ল্যাপ্রোস্কোপিক এবং অন্যান্য অ্যান্ড রেক্টাল সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ এম ওয়াসিম রাজা, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর নভলীন চক্রবর্তী, ওরাল ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ অনির্বাণ সরকার এবং ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও গ্যাস্ট্রোএনোলজি বিশেষজ্ঞ ডক্টর ইসার সাহা এবং প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর ভাস্কর জ্যোতিমানি। চিকিৎসকদের জন্য আধুনিক মানের চেম্বার, ন্যায্য মূল্যে ওষুধের দোকান ও খুব শীঘ্র গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক মানের প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব, ডিজিটাল এক্স-রে, আলট্রাসোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি। রোগীর নাম লেখাতেও নেই কোনো ঝঞ্ঝাট। www.খবরিয়া24.com পেজে গিয়ে বিওএল এর বিজ্ঞাপনে ক্লিক করে নাম লেখাতে পারেন অথবা ফোন করুন 7047915767 এই নম্বরে। বিওএল, যেখানে রোগীর যত্ন আপনজনদের মতো। এখানে নিয়মিতভাবে বসেন ফিজিশিয়ান ডক্টর শৈবাল সেনগুপ্ত, ফিজিশিয়ান এবং টিবি ও টেস্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর শুভাশিস চ্যাটার্জি, জেনারেল ল্যাপ্রোস্কোপিক এবং অন্যান্য অ্যান্ড রেক্টাল সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ এম ওয়াসিম রাজা, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর নভলীন চক্রবর্তী, ওরাল ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ অনির্বাণ সরকার এবং ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও গ্যাস্ট্রোএনোলজি বিশেষজ্ঞ ডক্টর ইসার সাহা এবং প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর ভাস্কর জ্যোতিমানি। চিকিৎসকদের জন্য আধুনিক মানের চেম্বার, ন্যায্য মূল্যে ওষুধের দোকান ও খুব শীঘ্র গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক মানের প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব, ডিজিটাল এক্স-রে, আলট্রাসোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি। রোগীর নাম লেখাতেও নেই কোনো ঝঞ্ঝাট। www.খবরিয়া24.com পেজে গিয়ে বিওএল এর বিজ্ঞাপনে ক্লিক করে নাম লেখাতে পারেন অথবা ফোন করুন 7047915767 এই নম্বরে। ফিরে এলাম বিরতির পর। আমাদের সঙ্গে রয়েছে डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव त्रिहान। चले आसছি পরবর্তী সংবাদে। স্যার, आपके नाम के साथ है VNT CVTS, व्हाट इज VNT? देखिए, हम लोग की जो डिग्री होती है वो कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी होती है। अपार्ट फ्रॉम कार्डियक, जैसे हमने बात की अभी कोरोनरी डिजीज की, वाल्वुलर हार्ट डिजीज की, उसी तरह जो ब्लड वेसल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या लंग्स में प्रॉब्लम होती है पेशेंट की, टीबी की वजह से, टीबी की वजह से लंग डैमेज हो गया है या वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है पैरों में या नसों की प्रॉब्लम है, तो वो भी हम लोग ट्रीट करते हैं। इसलिए हम लोग की डिग्री को CVTS बोला जाता है। अच्छा স্যার, और एक बात, যে ভ্যারিকেন্স ভেন, এটা একটা খুব কমন প্রবলেম। স্যার কাছ থেকে শুনবো যে এটা সাফারিংটা কি, মানে কিভাবে বুঝবো যে কারো কেউ এই প্রবলেমের সঙ্গে সাফার করছে? देखिए, वेरिकोज वेन्स काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है आज की तारीख में। और हम लोग को कि वेरिकोज वेन्स बेसिकली क्या होता है कि हमारे पैर में दो प्रकार की वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल वेन और डीप वेन्स। और नॉर्मली जो ब्लड होता है वो सुपरफिशियल से डीप वेन में जाता है, उल्टा ब्लड नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर जंक्शन में उनके वॉल्स होता है। तो वो वॉल जब डैमेज हो जाता है तो ब्लड सारा का सारा उल्टा चला जाता है डीप से सुपरफिशियल में। तो आपने देखा होगा, पेशेंट जो है कंप्लेन करते हैं कि हमारा पैर सूज रहा है सर, या हमारे पैर में जो कालापन पड़ गया, पिगमेंटेशन हो गई है, या कभी कभी अल्सर भी बन जाता है पैरों में, या कभी आपने पैर में देखा होगा कि किसी के सांप जैसे बिल्कुल नसें नज़र आती हैं। तो ये सब कॉमन जो प्रॉब्लम है ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, ऐसा ही। আচ্ছা, আরও একটি প্রশ্ন আমরা রাখবো ডাক্তারবাবুর কাছে, সেটা হচ্ছে নিউট্রিয়া গেটওয়েল হাসপাতালে কার্ডিওলজিস্ট এবং CVTS একসঙ্গে কাজ করছে, এর অ্যাডভান্টেজটা কী রয়েছে? एडवांटेज जो कार्डियोवैस्कुलर और इसमें दोनों में होने का ये एडवांटेज रहता है कि जैसे कोई पेशेंट आ गया हार्ट अटैक के साथ आया, उसकी एंजियोग्राम करा के पता लगा कि बहुत क्रिटिकल ब्लॉकेज है,
तो इमीडिएटली अगर कार्डियक सर्जरी वहाँ पर अवेलेबल है तो पेशेंट कैन इमीडिएटली भी टेकन अप फॉर सर्जरी, ये एक एडवांटेज होता है बेसिकली। और दूसरी बात ये भी होती है कि कभी कभार पेशेंट जो है एंजियोग्राम के बाद कभी कभी बोलते हैं, जैसे हमारे कैरियर में ऐसा हमने देखा गया कि बोल रहा है कि हम जो सर्जरी 5 दिन बाद कराना चाहेंगे या और तुरंत डिस्चार्ज के समय उनको प्रॉब्लम हो गई इमीडिएटली, तो फिर देखिए कि इमीडिएटली टेकन अप फॉर सर्जरी। तो ये दोनों का क्या है कि एक कोऑर्डिनेशन वाला काम है जिसमें वन ब्रांच सपोर्ट्स अदर ब्रांच, या कभी उनको प्रॉब्लम आई, जैसे कोई एंजियोग्राम करते हुए प्रॉब्लम आ गई या बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, तो उसमें सर्जिकल बैकअप होना बहुत फायदेमंद रहता है। पेशेंट इट विल बी एटलीस्ट सेफ एंड कि अगर ये नहीं है, अगर स्टंटिंग नहीं हो पाई तो कार्डियक सर्जन इज ऑलवेज अवेलेबल देयर। वरना क्या कि एट द एंड ऑफ द डे सपोज अगर कार्डियोलॉजी में कभी प्रॉब्लम आ गई स्टंटिंग करते हुए तो पेशेंट कैन डाई क्योंकि दे डोंट हैव अ कार्डियक सर्जरी बैकअप। तो बैकअप होना कार्डियक सर्जरी इज ऑलवेज अ बेटर। और आजकल आप जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, सब जगह पे कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी मिलके काम करते हैं, जिसको हार्ट टीम अप्रोच बोला जाता है आज की तारीख में। तो ये एडवांटेज है इनका। আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে কিন্তু রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এত সুন্দর সুন্দর আপনারা সাজেশন আপনারা পাচ্ছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছে ডক্টর রাজীব ত্রেহান, সিনিয়র কনসালটেন্ট কার্ডিওথোরাসিক অ্যান্ড ভ্যাসকুলার সার্জন। আপনারা কিন্তু এনার মুখ থেকে অনেক ইম্পর্টেন্ট মানে ছোট ছোট ক্লিয়ারিটি আপনাদের কিন্তু হলো। ভীষণ আশা করছি যারা হৃদরোগে ভুগছেন কিংবা আপনাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে কারো এই সমস্যাগুলো রয়েছে তারা কিন্তু ভীষণ রকমভাবে উপকৃত হচ্ছেন। वेरिकेज वेन ये क्या है सर? नहीं अभी बताया ना वो वेरिकोज वेन। हाँ नहीं, आपने ये आपने पूछा वेरिकोज वेन्स के बारे में, तो हमने पहले डिस्कस किया था रिसेंट एडवांसेस के बारे में। तो वेरिकोज वेन में रिसेंट एडवांसेस में बताना चाह रहा था ऐसा करके कि न्यूटी गेटवे हेल्थ केयर सेंटर में एक रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्रेटर मशीन है जिसमें कि बिना इंसिजन के बिना चीरे के वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट हो सकती है और ऑलमोस्ट 99% क्योर अवेलेबल है, जिसको हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्रेशन बोलते हैं। So that is one more recent advances or feather in the cap of hospital, which is facility available in this entire region. ঠিক আছে। তো আপনারা যারা কিন্তু এই সমস্যায় ভুগছেন তারা কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারবেন। আরও একবার বলে দিচ্ছি যে আপনারা কিন্তু প্রত্যেক মাসের যে দ্বিতীয় মঙ্গলবার সেটা কিন্তু সেখানে আপনারা ডাক্তারবাবুকে পেয়ে যাচ্ছেন কোচবিহারে বিওএলে, আপনারা কিন্তু ডাক্তারবাবুকে কাছে পেয়ে যাচ্ছেন এবং এখানে নাম লেখাতে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই, কারণ বিওএলের বিজ্ঞাপনে ক্লিক করে কিন্তু আপনারা নাম লেখাতে পারবেন। ডাক্তারবাবুর কাছে যাবো, যে শেষ প্রশ্নে চলে যাব, শুনে নেব যে খাওয়া দাওয়ার বিষয়টি একটু শুনে নেব। सर जो हार्ट डिजीज़ में जो है पेशेंट है उनका तो खान पीन में कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, तो क्या क्या स्पेशली क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ से परहेज़ रखना चाहिए और ऑयल क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? देखिए हार्ट की काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है अपार्ट फ्रॉम एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है जो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट 20-30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग अप टू 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इज गुड फॉर हार्ट, ये तो करना ही चाहिए एक चीज़। कुछ ज़्यादा मतलब जो हार्ट एक्सरसाइज तो नहीं करना चाहिए? नहीं, हार्ट के मरीज में आप प्रिवेंशन की बात अगर कर रहे हैं जैसे ना हो तो अच्छा, उसमें तो जो लोग स्वस्थ है कि हार्ट में, क्योंकि ये प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मैं कहूँगा तो एक हार्ट डिजीज होने के बाद तो प्रिकॉशन लेनी है, बट उससे पहले कि बीमारी ना हो तो उसके लिए ये है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग जो है आपको 3 किलोमीटर अगर आप 20 मिनट 30 मिनट्स में अगर वॉक कर रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी गुड हैबिट वन थिंग। सेकंड थिंग, हम लोग कोई भी चीज़ जो डीप फ्राइड चीज़ है वो सब अवॉइड करनी चाहिए। डीप फ्राइड मीन्स मैं तो मेरा मरीजों को ये बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ तेल में डुबो कर जो बनती है दैट वी शुड अवॉइड इट, वन थिंग। सेकंड, एज का कोई फैक्टर है क्या इसमें? जो लोग टीन एज में हैं वो तो ज़्यादा ये सब चीज़ खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। हाँ ज़्यादा खाते हैं। देखिए आपका तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो डिजीज़ जो 40 ईयर्स में यूरोपियन कंट्रीज में होती थी वो यहाँ पे 30 ईयर्स में मिलने वाली है। अच्छा। तो वंस यू क्रॉस 18-20 डोंट थिंक नो एज इज सेफ फॉर कोरोनरी डिजीज। माय लेटेस्ट पेशेंट व्हेन आई वाज इन केरला आई हैव डन अ बाईपास सर्जरी ऑफ 18 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो 18 ईयर्स में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर उनमें जीन्स में अगर है तो। अब जीन मैपिंग तो हम नहीं करते, इसलिए बेटर यू शुड अवॉइड जंक फूड व्हाटएवर इज योर एज, दे आर नॉट एट ऑल गुड वन थिंग। और जैसा बताया कि तेल में कोई जो चीज़ें हैं डुबोकर जो बनती है वो नहीं खानी चाहिए। नाउ कमिंग टू ऑयल, 15 ग्राम्स जो है 3 टीस्पून ऑफ ऑयल इज गुड इनफ फॉर 1 डे कंजम्पशन। और उसमें कौन सा होना चाहिए? द बेस्ट इज ओलिव ऑयल, द सेकंड बेस्ट इज द राइस ब्राउन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। ये 3 जो है हम लोग बोलते हैं कि ये बेस्ट ऑयल्स में माने जाते हैं। एंड देन कमिंग टू द नॉन वेज पार्ट, नॉन वेज पार्ट द चिकन विच इज देयर, चिकन करी, फिश करी इज गुड इनफ फॉर आवर हार्ट।
चिकन एज जो स्मॉल फिशेज होती हैं, दे आर वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर हार्ट, वो ले सकते हैं। लेकिन फिश को अगर हम फ्राई करते हैं, अच्छा, डीप फ्राई करते हैं या चिकन फ्राई करते हैं, तो उसका बेनिफिट चला गया। अच्छा, तो चिकन करी या फिश करी जो बनाते हैं, दैट इज गुड फॉर हार्ट। देन थर्ड इज नो रेड मीट, जैसे मटन है, गोट है, शीप है, ऐसे क्रैब्स हैं और लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, दे हैव हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दैट वी शुड अवॉइड। और जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या फिर स्मोकिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, वेरी गुड, स्मोकिंग वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, वी शुड अवॉइड दैट स्मोकिंग। और अगर आप पहले से डायबिटिक हैं तो अपना डायबिटिक को आपको कंट्रोल करना है, और अगर आप बीपी है आपको तो बीपी को कंट्रोल करना है। तो बेसिकली जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल, दैट वी हैव टू कीप अंडर कंट्रोल, देन वी कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द हार्ट डिजीज। अच्छा, एक बात बहुत सुनाई पड़ता है कि मेल फीमेल का कोई फैक्टर है यहाँ पर? देखिए, ये पाया है कि 20 जो ईस्ट्रोजन जो फीमेल से जो हार्मोन निकलता है बिफोर द एज ऑफ मेनोपॉज, ईस्ट्रोजन निकलता है, वो जो है हैज़ अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट इन द फीमेल्स। तो फीमेल से कोरोनरी डिजीज को प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, ये बनने नहीं देता। कोलेस्ट्रॉल क्लम्प्स जो होता है, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज होता है, कोरोनरी डिजीज में बनने नहीं देता। बट आफ्टर द एज ऑफ मेनोपॉज, 45 के बाद, जो मेल और फीमेल में जो हार्ट डिजीज का जो इंसिडेंस है वो सेम है। तो ये डेफिनेटली यू आर राइट कि बिफोर 45 इयर्स मेल फीमेल्स में आर प्रोटेक्टेड कम होता है। जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा जाते जाते कि आप अपने हार्ट का ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी प्रिकॉशंस आपको बताई प्रिवेंशन के लिए। अपनी डाइट का कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है, और अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको हाइपरटेंशन है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको आपको लेवल को अपने को कंट्रोल में रखना है। और if you are more than 30-35 years of age, once yearly checkup is must for you। और कोई चेकअप कोई ऐसा नहीं कि 2-3 दिन का टेस्ट है, आप मॉर्निंग में आएंगे हॉस्पिटल में, ECG, इको, TMT, लिपिड प्रोफाइल और 1-2 ब्लड टेस्ट कराकर आप इवनिंग तक घर जा सकते हैं ऐसे करके। एंड बट स्टिल टेस्ट तो कराना ही है, बट स्टिल प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे खबरिया 24 में आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना इंपॉर्टेंस बात रखने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, খুব ভালো লাগলো। আপনারা সঙ্গে থাকুন, খবরিয়া 24 এর সঙ্গে থাকুন। নমস্কার।